अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटा बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज ग्रामर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, 3x प्लस y इज इक्वल टू -8 और 2x प्लस z इज इक्वल टू -7। हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है ग्रामर रूल को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना लेते हैं। x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, y का कोफिशिएंट -2 है और क्योंकि यहाँ पे z नहीं है तो z का कोफिशिएंट हम 0 के तौर पे ले लेंगे। सेकंड इक्वेशन में आ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी z मिसिंग है इसलिए कोफिशिएंट 0 ले लेंगे। x का कोफिशिएंट लास्ट इक्वेशन में 2 है, y यहाँ पे मिसिंग है तो y का कोफिशिएंट 0 ले लेंगे और z का कोफिशिएंट हमारे पास 1 आ रहा है। साथ में हम इसके लिखेंगे मैट्रिक्स जिसके पास x y z होगा, क्योंकि जब अगर हम वापस इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास ये लेफ्ट वाले सारे एक्सप्रेशंस आते जाएंगे। राइट हैंड साइड पे भी हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे जो कांस्टेंट टर्म को कंटेन करेगा। तो हमारे पास -4 -8 -7 का भी एक मैट्रिक्स बन गया। अब सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 2 -2 1 0 एंड 0 0 1। हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई जी और हमारे पास बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं -4 -8 एंड -7। नेक्स्ट हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करके देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए मैं लेफ्ट साइड पे भी बार्स रख रही हूँ और राइट साइड पे भी बार रखूंगी। 1 3 2 -2 1 0 एंड 0 0 1 विल रिमेन एज इट इज। अब आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं। मैं रो 1 के अकॉर्डिंग ओपन कर रही हूँ। सो रो 1 की पहली एंट्री है 1 और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी A11 को। फिर रो की जो सेकंड एंट्री है वो है -2 और -2 की पोजीशन क्योंकि देखी जाए तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी A12 के साथ। और थर्ड एंट्री मेरे पास रो की है 0 और 0 की अगर पोजीशन देखी जाए तो उसको हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आ रहा है। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे A13 के साथ। 1 एज इट इज़ लिख लें। A11 को हम लिख सकते हैं -1 रेज टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। इसी तरह से प्लस माइनस -2 हो जाएगा। A12 का फॉर्मूला होगा -1 रेज टू द पावर 1 + 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा M12 और 0 क्योंकि A13 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। नेक्स्ट आप 1 एज इट इज़ रखेंगे। -1 के ऊपर एक स्क्वायर आ रहा है और M11 का मतलब है कि ऐसा डिटर्मिनेंट लिखना है जिसमें हमने रो 1 और कॉलम 1 को डिलीट करना है। सो एंट्रीज विल बी 1 0 0 1। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे -2 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 3 आ रही है। M12 का मतलब है हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। सो फर्स्ट रो और यहाँ से सेकंड कॉलम को अगर डिलीट कर दें तो एंट्रीज हमारे पास बचेंगी डिटर्मिनेंट के अंदर 3 2 0 1 और ये लास्ट में हमारे पास जो 0 आ रहा था वो एज इट इज़ आ चुका है। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 एज इट इज़, -1 का स्क्वायर होगा +1 और अगर हम कैलकुलेट कर लें डिटर्मिनेंट को तो डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है 1 माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट है 0। -2 आ रहा है, -1 के ऊपर 3 पावर है, आंसर विल बी -1। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें 3 आ रहा है, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास 0 आ जाएगा और ये लास्ट वाला 0 मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास 1 और 1 का प्रोडक्ट 1 ही होगा और 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें 1 ही आंसर देगा। और नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +2 और +2 फर्दर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो टोटल आंसर हमारे पास 1 + 6 यानी कि 7 होगा। तो इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट 7 आ रहा है जो कि एक नॉन ज़ीरो नंबर है, तो इसका मतलब है हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x क्योंकि हमारे पास कॉलम 1 की जो एंट्रीज़ हैं वो x का कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब है मुझे कॉलम 1 की एंट्रीज़ को x से रिलेट करना है और मुझे इन एंट्रीज़ को चेंज करना है। सो फॉर द वैल्यू ऑफ x मैं कॉलम 1 को चेंज करूँगी और कॉलम 2 एज इट इज़ नोट डाउन कर लूँगी, कॉलम 3 भी एज इट इज़ नोट डाउन कर लूँगी। और जो कॉलम 1 को मैंने चेंज करना था वो मैं किन वैल्यूज़ से चेंज करूँगी, मैं जो मैट्रिक्स b है उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस कर दूँगी x के कोफिशिएंट्स की पोजीशन पे। और यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट की बार्स रखनी है और इसको हम हमेशा डिवाइड किया करेंगे
डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अब हमने डिटर्मिनेंट को पहले कैलकुलेट करना है, तो हम -4 रखेंगे और -4 के साथ, क्योंकि -4 की जो पोजीशन है वो है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं A11 के साथ। इसी तरह सेकंड पोजीशन पे मेरे पास -2 आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। A12 की अगर पोजीशन देखी जाए तो ये है फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम, सो मैं इसको A12 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा A13 के साथ, क्योंकि इसकी पोजीशन देखी जाए तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के पास आ रहा है। नेक्स्ट आप इसमें वैल्यूज प्लेस करके देखते जाएं। ये कंप्लीट डिवीजन होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, विच इज़ 7। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। A11 का मतलब था कि -1 रेज टू द पावर 1 + 1, साथ में मल्टीप्लाई होगा M11 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। A12 का मतलब है कि -1 के ऊपर आपने लिखना है 1 + 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा M12 के साथ। 0 मल्टीप्लाई बाय A13 इज़ 0 और ये सारी की सारी डिवीजन हो जाएगी 7 के साथ। नेक्स्ट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ से -4 आ रहा है, -1 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। M11 का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। सो अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं 1 0 0 1। नेक्स्ट हमारे पास -2 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 3 आ रही है। M12 का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। सो अगर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया जाए तो मेरे पास जो एंट्रीज आएंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, -8 -7 0 एंड 1 और लास्टली हमारे पास 0 आ रहा था। दिस होल इज डिवाइडेड बाय 7। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। -4 एज इट इज रहेगा, -1 का स्क्वायर तो आपको +1 देगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आपके पास 1 आएगा, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट आपके पास 0 आ जाएगा। -2 एज इट इज, -1 का क्यूब लेंगे, आंसर -1 ही आएगा। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, -8 आएगा। माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास ये प्रोडक्ट 0 आता है। 0 को हम स्किप कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय 7। और नेक्स्ट अगर हम कैलकुलेशन करें तो -1 में से लेस करेंगे 0 तो हमारे पास 1 ही आएगा और 1 को -4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -4। माइनस इंटू माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस माइनस, यहाँ से टोटल आंसर मेरे पास -16 बन रहा है, होल डिवाइडेड बाय 7। और हमारे पास यहाँ से x की टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी -20/7 के तौर पे। हम कैलकुलेट करेंगे y, तो y के लिए सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसकी वैल्यू को। जो y की वैल्यू है वो शो करेगी एक डिटर्मिनेंट को। अब इस डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम अपना फर्स्ट कॉलम ए मैट्रिक्स का ही एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, क्योंकि जो y की पोजीशन होती है या जो y के कोफिशिएंट्स होते हैं वो मिडिल वाले कॉलम को शो कर रहे हैं। तो मिडिल वाले कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स बी के साथ। जैसे हमने जब एक्स कैलकुलेट किया था तो मैंने फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस किया था मैट्रिक्स बी के साथ। अब हम सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं मैट्रिक्स बी के साथ। तो सेकंड कॉलम को अगर रिप्लेस करूंगी तो मेरे पास यहाँ मिडिल में -8 -4 -8 और -7 आ जाएगा। और हमारा जो थर्ड कॉलम है वो रहेगा एज इट इज़, दैट इज़ 0 0 1। और इसको भी, इसका फॉर्मूला हम कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि इस तमाम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मैं डिवाइड करवाऊंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ऊपर वाले पार्ट को कैलकुलेट करें तो हम 1 लेंगे सबसे पहले। 1 की पोजीशन क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रही है, मैं इसको A11 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी। इसी रो के अंदर -4 आ रहा है, -4 की पोजीशन देखी जाए तो ये फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है लेकिन सेकंड कॉलम के अंदर आ रहा है, सो मैं इसको A12 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। लास्ट एंट्री है 0 और 0 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, क्योंकि इसकी पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ही बन रही है। दिस इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही थी, उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लें। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1 एज इट इज़, A11 का फॉर्मूला है -1 रेज टू द पावर 1 + 1 इंटू M11 प्लस माइनस -4। A12 का फॉर्मूला है -1 रेज टू द पावर 1 + 2, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय M12। 0 मल्टीप्लाई बाय A13 विल बी 0। और इस तमाम की तमाम एंट्री को, इस तमाम की तमाम वैल्यू को हम डिवाइड करवाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ 7।
फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। M11 का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। सो मेरे पास एंट्रीज रह जाएंगी -8, -7, 0 एंड 1। देन आई हैव -4, -1 के ऊपर पावर आ जाएगी 3। M12 का मतलब है कि मुझे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। सो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करूं तो मेरे पास डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज बचेंगी 3, 2, 0 एंड 1, और लास्ट वाला ये 0 मैं स्किप कर रही हूँ। दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 7। 1 एज इट इज, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देख लेते हैं। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है -8, माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है 0, -4 एज इट इज, -1 के ऊपर क्यूब आ रहा है, इट विल बी -1। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास आता है 3, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 0। दिस इज होल डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा, और 1 फर्दर -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस 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 ही रहेगा, और मेरे पास यहाँ से +12 आएगा, होल डिवाइडेड बाय 7। तो टोटल जो वैल्यू y की मेरे पास कैलकुलेट हो रही है, इट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 7। हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो z के लिए हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या वैल्यूज़ लिखेंगे, क्योंकि जो z के कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे मेरे पास लास्ट कॉलम के अंदर शो हो रहे हैं, तो मैं लास्ट कॉलम को रिप्लेस करूँगी b कॉलम के साथ, बी मैट्रिक्स के साथ, जिसकी एंट्रीज हैं -4, -8 और -7। बाकी डिटर्मिनेंट रहेगा एज इट इज़, तो बाकी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ पुट कर देते हैं, यानी पहला कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा और दूसरा कॉलम भी एज इट इज़ आ जाएगा। इस तमाम वैल्यू को भी मुझे डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, तो ये मैंने जी की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करनी है। अब आप लोग इसको एक्सपेंड कर लें डिटर्मिनेंट को, चाहे किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से। मैं रो 1 ही यूज़ कर रही हूँ, पहली एंट्री है 1, और क्योंकि इसकी पोजीशन अगर देखी जाए तो ये आ रही है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी A11 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री है वो -2 आ रही है, और -2 की पोजीशन देखी जाए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रही है, सो मैं इसको A12 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास -4 है, -4 की पोजीशन देखी जाए तो ये फर्स्ट रो के अंदर आ रही है लेकिन थर्ड कॉलम में आ रही है, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय A13। दिस इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, वो 7 थी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, A11 की वैल्यू प्लेस करते हैं। A11 के लिए फॉर्मूला होता है -1 रेज टू द पावर 1 + 1, साथ में मल्टीप्लाई होगा M11 प्लस माइनस -2 रह जाएगा। A12 का मतलब है -1 रेज टू द पावर 1 + 2, साथ में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी M12 के साथ, और लास्ट में हमारे पास प्लस माइनस -4 आ रहा है। A13 का फॉर्मूला हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 1 + 3, और ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा M13 के साथ। दिस इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 7। अब नेक्स्ट इसके अंदर मजीद वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। 1 आएगा एज इट इज़, -1 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, और M11 का मतलब होगा कि हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसकी एंट्रीज आ रही हैं 1 0 -8 -7। नेक्स्ट वी हैव -2, -1 के ऊपर पावर आ रही है 3। M12 का मतलब है कि मुझे फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसको मैं डिलीट करूं तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट आ रहा है उसमें एंट्रीज बचेंगी 3 2 -8 -7। लास्ट में मेरे पास -4 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 4 आ रही है, और इसको हम M13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और M13 का मतलब होगा फर्स्ट रो लेकिन थर्ड कॉलम। तो आफ्टर डिलीशन वी विल गेट 3 2 1 एंड 0, और ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 7 के साथ। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 एज इट इज़ आएगा, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें, डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, -7 आएगा, माइनस नॉन डायगनल्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 ही होगा। -2 एज इट इज़ आएगा, -1 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से हम डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो -21 बन रहा है, माइनस जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं इनका प्रोडक्ट आ रहा है -16,
-4 एज इट इज़, -1 के ऊपर 4 पावर है तो इसका आंसर +1 हो जाएगा। डायगनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट ले लें, आपके पास 0 आ रहा है, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास 2 आ रहा है। मज़ीद सॉल्व करके देख लेते हैं। अब 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर से क्योंकि -7 आ रहा है तो 1 -7 के साथ मल्टीप्लाई होकर -7 ही रह जाएगा। -2 एज इट इज़ आ रहा है, -1 का क्यूब आपको -1 ही देगा, और अगर हम इन साइड सॉल्व कर लें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 16 हो रहा है यहाँ पे, और -4 इंटू 1 विल बी 4, और 0 में से 2 लेस करेंगे तो इट विल बी -2। -7 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2, और +2 फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है। -21 और 16 में -5 का डिफरेंस है, और लास्ट हमारे पास माइनस इंटू माइनस +8 वैल्यू आ रही है, तो -7 -10, और यहाँ पे हमारे पास +8 आ रहा है। यहाँ पे -7 और +8 में +1 का डिफरेंस है। +1 और -10 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -9। ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड होती जा रही थी 7 के साथ भी। सो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट प्लेस कर रही हूँ और इनकी डिवीजन में मैं 7 लिखती जाऊँगी। ये जो तमाम का तमाम आंसर था ये एक्चुअली डिवाइड हो रहा था 7 के साथ, फिर ये तमाम का तमाम आंसर भी डिवाइड हो रहा था 7 के साथ, ये तमाम का तमाम आंसर भी डिवाइड हो रहा था 7 के साथ, और हमारे पास लास्टली -9 भी डिवाइड हो गया 7 के साथ। तो ये हमने जी का आंसर भी कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसको भी हमने ग्रामर रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास x का कोफिशिएंट है 1, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट है -1 और z का कोफिशिएंट है 2। सेकंड इक्वेशन में आ जाएं तो x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट -2 है। थर्ड इक्वेशन में आ जाएं तो x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट भी 1 है, और इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करवाएंगे एक मैट्रिक्स के साथ जिसकी एंट्रीज होंगी x y z। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन आएगा। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकंड एक्सप्रेशन आएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी तीनों इक्वेशंस की। अब हमारे पास जो सामने मैट्रिक्स बन रहा है, यानी कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास 10 आ रहा है, -3 आ रहा है और 8 आ रहा है। उसके बाद हम इनके नेम डिफाइन कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स था उसको हमने ए नाम दे दिया। सो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 4 -1 1 1 एंड 2 -2 1, और इसी तरह से हमने एक्स नाम दे दिया एक्स वाई जी मैट्रिक्स को, और जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स था उसको हमने बी नाम दे दिया, दैट इज 10 -3 एंड 8। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करके देखते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए मैं ए के लेफ्ट साइड पे बार लगा रही हूँ, और लेफ्ट पे बार लगाएंगे तो राइट पे भी लगानी पड़ेगी। दैट इज़ 1 2 4 -1 1 1 और 2 -2 1 एंट्रीज आ जाएंगी बार के अंदर। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर मैं रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करूँ तो मुझे 1 लिखना चाहिए, इसको साथ में मल्टीप्लाई करवाना चाहिए A11 से। नेक्स्ट मेरे पास एंट्री आ रही है रो के अंदर -1, -1 की पोजीशन देखी जाए तो फर्स्ट रो के अंदर आ रही है, लेकिन सेकंड कॉलम के अंदर आ रही है। सो इसको A12 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास 2 है, 2 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। 2 की पोजीशन देखी जाए तो पहली रो के अंदर आ रही है लेकिन थर्ड कॉलम में आ रही है। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे A13 के साथ। 1 एज इट इज आ जाएगा। A11 का मतलब है -1 रेज टू द पावर 1 + 1 1 1 + 1, और साथ में हमारा M11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस -1 आ जाएगा। A12 का मतलब है -1 के ऊपर पावर आ जाएगी 1 + 2, साथ में मल्टीप्लाई होगा M12, और फिर हमारे पास 2 आ रहा है। A13 का फॉर्मूला -1 रेज टू द पावर 1 + 3, साथ में मल्टीप्लाई होगा M13। अब हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 1 एज इट इज़, -1 का के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, और M11 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। सो डिटर्मिनेंट के पास एंट्रीज बचेंगी 1 1 -2 1। नेक्स्ट वी हैव -1, -1 के ऊपर पावर 3 आ रही है। M12 का मतलब है कि एक ऐसा डिटर्मिनेंट लिखें जिसके अंदर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ना हो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो यहाँ से हम
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर डिलीट कर दें तो एंट्रीज जो बच रही हैं वो हैं 2, 4, -2 और 1। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे +2 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर आ रही है 4। और M13 की अगर पोजीशन देखी जाए तो हमने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। सो फर्स्ट रो अगर और थर्ड कॉलम को अगर डिलीट करेंगे तो हमारे पास जो एंट्रीज बचेंगी वो यहाँ पे आनी चाहिए 2, 4, 1, 1 के तौर पे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 एज इट इज़ आएगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें, डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, 1 आएगा। माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो -2 आ जाएगा। -1 एज इट इज़, -1 के ऊपर क्यूब आ रहा है, आंसर -1 ही होगा। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, 2 आएगा। माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो -8 आ जाएगा। +2 एज इट इज़, -1 के ऊपर 4 पावर है, आंसर विल बी +1। डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें, आपके पास 2 आ जाएगा। माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में हम देखेंगे 1 से मल्टीप्लाई होके 1 ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर देखें तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आउटसाइड 1 आ रहा है। और ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 8 एज इट इज़। 2 1 टाइम्स यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 2 और -4, 2 में से -4 करेंगे तो आपके पास -2 रह जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1 एज इट इज़ आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर 3 आ रहा है, आउटसाइड यहाँ पे 1 आ रहा है, ब्रैकेट में हमारे पास 10 आ रहा है। और +2 और -2 का प्रोडक्ट ले लें तो -4 आ रहा है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे आंसर बन रहा है 3 + 10 -4। 10 में से 4 लेस करेंगे 6 बचेगा, 6 में 3 ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है। अब हम क्योंकि क्वेश्चन के अंदर x फाइंड करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले x की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। ये एक्चुअली एक डिटर्मिनेंट होगा। अब क्योंकि x की पोजीशन में यहाँ पे ये जो हमें नंबर नज़र आ रहे हैं ये हर इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को शो कर रहे थे, तो हम फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस करवा देंगे बी मैट्रिक्स के साथ। तो बी मैट्रिक्स के एंट्रीज लिखेंगे 10, -3 और 8 के तौर पे। बाकी हमारे जो दोनों कॉलम्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। सो -1 1 1 2 -2 1 एज इट इज़। और इस डिटर्मिनेंट को हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे और इस डिटर्मिनेंट को हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब 1 बाय 1 इसको ओपन करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं रो 1 के अकॉर्डिंग ओपनिंग करूँ, एक्सपेंशन करूँ, तो मेरे पास 10 आ रहा है और 10 को मल्टीप्लाई करवाना चाहिए मुझे A11 के साथ, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। नेक्स्ट रो के अंदर मेरे पास ये -1 आ रहा है, -1 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, क्योंकि इसकी पोजीशन देखी जाए तो ये पहली रो में आ रहा है लेकिन सेकंड कॉलम में भी आ रहा है। इसी तरह इस रो का जो तीसरा एलिमेंट है वो 2 है और उसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, क्योंकि 2 की पोजीशन भी पहली रो के अंदर भी आ रही है और तीसरे कॉलम के अंदर भी आ रही है। और इस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड करवाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। इसमें मज़ीद अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास 10 आ रहा है। A11 की वैल्यू प्लेस कर लें, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 फर्दर मल्टीप्लाई होगा M11 के साथ। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। A12 की वैल्यू प्लेस कर लें, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा M12 के साथ। लास्ट एंट्री हमारे पास 2 आ रही है। A13 की वैल्यू प्लेस कर लें तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 एंड इट विल फर्दर बी मल्टीप्लाइड बाय M13। और इस पूरी की पूरी वैल्यू को हमने फर्दर डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, जो कि हमने कैलकुलेट किया था 9 के तौर पे। 10 एज इट इज़ लिख रहे हैं, -1 के ऊपर आ रहा है स्क्वायर। M11 का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। सो डिटर्मिनेंट की एंट्रीज बचेंगी 1 1 -2 1। नेक्स्ट वी हैव -1, -1 के साथ आ रहा है -1 की पावर 3। M12 का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें, एंट्रीज हमारे पास बचेंगी -3 8 -2 1। देन वी हैव 2
-1 रेज टू द पावर 4। m13 का मतलब है हमने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर डिलीट करें हमारे पास एंट्रीज आएंगी डिटर्मिनेंट के अंदर -3 8 1 1, और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी 9 के साथ। मज़ीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 10 एज इट इज़ आएगा, -1 का स्क्वायर होगा +1। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो वो आपके पास बन रहा है 1, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास आ रहा है -2। -1 एज इट इज़, -1 के ऊपर क्यूब आ रहा है, इसका आंसर -1 ही होगा। डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें आपके पास आएगा -3, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें आपके पास आएगा -16, +2 एज इट इज़ आएगा। -1 के ऊपर 4 पावर आ रही है, आंसर विल बी +1। डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें आपके पास आता है -3, माइनस नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास आ जाएगा -8, और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी 9 के साथ। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 10 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 10 ही रहेगा। ब्रैकेट में चले जाएं, 1 माइनस इंटू माइनस यहाँ पे बनेगा +2 एज इट इज़ आ जाएगा। मज़ीद माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा +1, और ब्रैकेट को अगर देखा जाए तो -3 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 16। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो 2 ही रहेगा। -3 और -8 को अगर हम इकट्ठा कर लें तो -11 बन जाएगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 9 के साथ। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, देन वी हैव 1 के साथ। 16 में से हम 3 को अगर लेस करें तो हमारे पास +13 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा। दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 9। 10 और 3 का प्रोडक्ट ले लें, आपके पास यहाँ पे बनेगा 30। 13 और 1 का प्रोडक्ट ले लें, आपके पास बनेगा 13, और इसमें से माइनस कर देंगे 22। दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 9। 30 और 13 मिलके 43 बनेंगे। 43 में से अगर आप 22 को लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ से बनेगा 21, और 21 होगा डिवाइड 9 से। थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, 3 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल 7 टाइम, तो हमारे पास जो x की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो आ रही है 7 डिवाइडेड बाय 3 के तौर पे। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे y की वैल्यू। तो y को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि y इक्वल है डिटर्मिनेंट के, और इस डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या वैल्यूज रखेंगे। अब अगर ओरिजिनली ए को देखा जाए तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास जो सेकंड कॉलम में वैल्यूज आ रही हैं वो एक्चुअली वाई के कोफिशिएंट्स थे तीनों इक्वेशंस के अंदर। तो इस सेकंड कॉलम को मैं रिप्लेस करवाऊंगी मैट्रिक्स बी के साथ, तो मेरे पास मिडिल में आ जाएगा 10 -3 और 8। बाकी आपने कॉलम 1 को एज इट इज रखना है और कॉलम 3 को भी एज इट इज रखना है। सो 1 2 4 2 -2 एंड 1 विल रिमेन एज इट इज, और इस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसको मजीद सॉल्व करके देखते हैं। मैं रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर रही हूँ, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। 1 की पोजीशन में हमें इसको 1 को मल्टीप्लाई करना चाहिए ये 1 1 के साथ। फिर नेक्स्ट हमारे पास 10 आ रहा है, तो 10 की पोजीशन अगर देखी जाए तो ये पहली रो लेकिन सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी। लास्ट मेरे पास एंट्री आ रही है 2 2 की पोजीशन देखी जाए तो ये पहली रो के अंदर आ रहा है लेकिन थर्ड कॉलम के पास आ रहा है, तो ये तमाम की तमाम वैल्यू भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड हो जाएगी, जो कि हमने कैलकुलेट किया हुआ है 9 के तौर पे। मजीद इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। मजीद अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 एज इट इज आ रहा है। ये 1 1 की वैल्यू प्लेस कर लें, -1 रेज टू द पावर 1 + 1 इंटू m11, देन वी हैव 10 10 और 8 12 का फॉर्मूला होगा -1 रेज टू द पावर 1 + 2 इंटू m12, और a13 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास -1 रेज टू द पावर 1 + 3, और ये फर्दर मल्टीप्लाई होगा m13 के साथ, और ये तमाम की तमाम वैल्यू जो है डिवाइड होने जा रही है 9 के साथ। वैल्यूज नेक्स्ट इसमें पुट करके देख लेते हैं। अब हमारे पास 1 एज इट इज आ रहा है, -1 के ऊपर आ रहा है स्क्वायर m11 को सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर दें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर एंट्रीज आएंगी -3 8 -2 और 1, देन वी हैव 10 -1 के ऊपर आ रही है पावर 3। m12 लिखना चाह रहे हैं तो m12 के लिए आपको
फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करने से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसके अंदर एंट्रीज आ रही हैं 2 4 -2 1, और फिर हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 4 आ रही है। M13 का मतलब है कि हमने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने से हमारे पास ये एंट्रीज बच रही हैं 2 4 -3 एंड 8 के तौर पे। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारे पास 1 आ रहा है, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, और यहाँ से डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, -3 आ रहा है, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट हमारे पास -16 आ रहा है। देन वी हैव 10, -1 के ऊपर 3 पावर ले लें तो -1 ही रहेगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो 2 आएगा, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास -8 आ जाएगा। 2 एज इट इज आएगा, -1 के ऊपर 4 पावर है, इवन पावर है तो आंसर +1 होगा। डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास 16 आ रहा है, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास -12 आ रहा है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 9 के साथ। 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 ही रहेगा। -3 एज इट इज आएगा, माइनस इंटू माइनस विल बी +16, प्लस माइनस -10, 2 माइनस इंटू माइनस विल बी +8, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 2, और अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे 16 माइनस इंटू माइनस +12 आ रहा है। ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 9 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास 1 एज इट इज आएगा, -3 और +16, +13 बनेगा। -10 एज इट इज, -10 जो है वो 10 के साथ ही मल्टीप्लाई होने जा रहा है, और 2 मल्टीप्लाई होने जा रहा है 28 के साथ। दिस होल विल बी डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 13 1 से मल्टीप्लाई होगा, 13 रहेगा, -10 इंटू 10 विल बी 100, और 2 को 28 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 56 आ जाएगा। दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट हम -100 और 56 का डिफरेंस लेंगे, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको 13 के अंदर ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर बन रहा है -31 होल डिवाइडेड बाय 9। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि हमने z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले सबसे z की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। z की वैल्यू के लिए हम एक डिटर्मिनेंट क्रिएट करेंगे, और इस डिटर्मिनेंट को हम फर्दर डिवाइड करवाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a से, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा z के लिए, क्योंकि z में हमारे पास यहाँ लास्ट में जो वैल्यूज आ रही हैं ये एक्चुअली z के कोफिशिएंट्स हैं, तो इन z के कोफिशिएंट्स को मैंने रिप्लेस करवाना है मैट्रिक्स b के साथ। तो मैं लास्ट एंट्री या लास्ट कॉलम के तौर पे लिखूंगी -10 -3 8, और बाकी आपकी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज नोट डाउन होगा 1 2 4 -1 1 एंड 1। नेक्स्ट हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देख लेते हैं। मैं रो 1 से एक्सपैंड कर रही हूँ, तो फर्स्ट एंट्री ले रही हूँ 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी a11 के साथ। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास आ रही है -1 के तौर पे, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, क्योंकि इसकी पोजीशन देखी जाए तो ये पहली रो में आ रहा है लेकिन सेकंड कॉलम में भी आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 10 एंट्री आ रही है, और 10 की पोजीशन भी देखी जाए तो ये फर्स्ट रो में आ रहा है लेकिन थर्ड कॉलम में भी आ रहा है। दिस होल वैल्यू इज फर्दर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। नेक्स्ट इसके अंदर हम वैल्यूज प्लेस करके देखते जाएंगे। हमारे पास 1 एज इट इज आ जाएगा, a11 की वैल्यू प्लेस कर लें, -1 रेज टू द पावर 1 + 1, और साथ में मल्टीप्लाई होगा m11 के साथ, प्लस माइनस -1। a12 की वैल्यू प्लेस करें, -1 रेज टू द पावर 1 + 2, मल्टीप्लाई होगा m12 के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास 10, a13 की वैल्यू प्लेस करें, इट्स -1 रेज टू द पावर 1 + 3, फर्दर मल्टीप्लाई होगा m13 के साथ, और ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड होने जा रही है डिटर्मिनेंट ऑफ a से, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है एज 9। फर्दर इसमें वैल्यूज प्लेस करके देख लेते हैं। 1 एज इट इज, -1 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। m11 का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसमें एंट्रीज बचेंगी 1 1 -3 एंड 8।
उसके बाद -1 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 3 आ रही है। देन M12 हमने कैलकुलेट करना है। M12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट में एंट्रीज आ रही हैं वो है 2 4 -3 8 के तौर पे। और फिर हमारे पास 10 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 4 आ रही है। M13 का मतलब है हमने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने से जो हमारे पास एंट्रीज बचेंगी वो हैं जी 2 4 1 1। और ये तमाम की तमाम जो वैल्यू है, ये सारी की सारी वैल्यू फर्दर डिवाइड होगी 9 के साथ। मजीद इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1 एज इट इज आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 ही रहेगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास 8 आ रहा है, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो -3 आ रहा है। देन वी हैव -1 के ऊपर क्यूब आ रहा है तो आंसर विल बी -1। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें 16 आएगा, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो -12 आएगा। देन वी हैव 10, -1 के ऊपर 4 पावर आ रही है, आंसर विल बी +1। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, आपके पास 2 आएगा, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट आपके पास 4 आएगा। और ये सारी की सारी वैल्यू फर्दर डिवाइड हो जाएगी 9 के साथ। नेक्स्ट इसको मजीद कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा और यहाँ से 8 माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस विल बी +1 और यहाँ से 16 माइनस इंटू माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा और साथ में हमारे पास 12 आ रहा है। देन वी हैव 10 इंटू 1, ये 10 ही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -2 रह जाएगा। दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट हमारे पास 1 जो है 11 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। 1 28 के साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है और 10 2 टाइम्स 20 इट विल बी -20 होल डिवाइडेड बाय 9 रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी 11 + 28 -20 होल डिवाइडेड बाय 9। और यहाँ से अगर 28 में से 20 लेस कर दें तो हमारे पास 8 बचेगा। 8 और 11 को ऐड अप करें तो हमारे पास आंसर बन रहा है 19 डिवाइडेड बाय 9। तो इस तरह से हमने z की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। इसमें भी हम सबसे पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। कोफिशिएंट्स में हमारे पास x1 का कोफिशिएंट आ रहा है 2, x2 का कोफिशिएंट आ रहा है 3 और x3 का कोफिशिएंट आ रहा है 4। नीचे हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास x1 मिसिंग है, सो उसका कोफिशिएंट मैं 0 ले रही हूँ। x2 के साथ हमारे पास 1 आ रहा है और x3 के साथ हमारे पास -2 आ रहा है। लास्ट इक्वेशन में जाएं तो x1 के साथ 4 आ रहा है, x2 के साथ -1 आ रहा है। यहाँ पे x3 मिसिंग है तो मैं कोफिशिएंट ले लूंगी 0 के तौर पे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें x1 x2 x3 मैट्रिक्स के साथ तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है हर इक्वेशन की वो आ सकती है और इसको हम फर्दर इक्वल लिखेंगे। सामने हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं उसमें हम 5 7 8 एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास नेमिंग है, हमने नेमिंग करनी है। हम लेट कर लेते हैं कि जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है वो A है। एंट्रीज हैं 2 0 4 3 1 -1 4 -2 0। हमारे पास जो x मैट्रिक्स है वो शो कर रहा है अननोन्स को, जिसमें आ रहा है x1 x2 x3। और हमारे पास जो B मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट्स को शो कर रहा है, जिसमें आ रहे हैं 5 7 और 8। अब सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी बार्स रख रही हूँ, तो मुझे राइट पे भी बार्स रखनी चाहिए। फर्स्ट कॉलम है 2 0 4, सेकंड कॉलम है 3 1 -1, थर्ड कॉलम है 4 -2 0 और इसको कैलकुलेट करके देखते जाएंगे। मैं रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रही हूँ तो 2 लिख रही हूँ। 2 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए A11 को। पहली रो की सेकंड एंट्री है 3, इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, क्योंकि 3 की पोजीशन है कि पहली रो के अंदर आ रहा है लेकिन सेकंड कॉलम में भी आ रहा है। देन नेक्स्ट वी हैव 4 और 4 की पोजीशन देखी जाए तो पहली रो में आ रहा है लेकिन थर्ड कॉलम में भी आ रहा है। सो A13 के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी। 2 एज इट इज लिख लें। A11 का मतलब है कि आपने -1 की पावर लेनी है 1 + 1 और साथ में इसको मल्टीप्लाई करवाना है M11 के। फिर आपके पास 3 आ रहा है। A12 का फॉर्मूला है -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 फर्दर मल्टीप्लाई होगा M12 के साथ। नेक्स्ट वी हैव 4 -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 और ये फर्दर मल्टीप्लाई होने जा रहा है M13 के साथ।
इसके अंदर मजीद वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। 2 एज इट इज आएगा, -1 के ऊपर पावर 2 आ रही है। M11 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। सो डिटर्मिनेंट के पास वैल्यूज बचेंगी 1, -1, -2 एंड 0 के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास 3 आ रहा है, -1 के ऊपर आ रही है पावर 3। M12 का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करना है। सो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को अगर हम डिलीट करें तो हमारे पास जो एंट्रीज आती हैं वो होंगी डिटर्मिनेंट के अंदर 0, 4, -2 एंड 0। फिर हमारे पास 4 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 4 आ रही है। नाउ वी हैव टू राइट M13, और M13 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। सो ये हमारे पास फर्स्ट रो और ये हमारे पास थर्ड कॉलम डिलीट हुआ, तो हमारे पास एंट्रीज बची 0, 4, 1 एंड -1। अब हम मजीद सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 एज इट इज, -1 का स्क्वायर +1 होगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास 0 आ रहा है, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट हमारे पास +2 आएगा। फिर हमारे पास 3 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 3 आ रही है। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास आंसर बनता है 0, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट हमारे पास बनता है -8 के तौर पे। देन वी हैव 4, -1 के ऊपर 4 पावर आ रही है, आंसर विल बी +1। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास आंसर आता है 0, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो आंसर आ रहा है -4 के तौर पे। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 2 एज इट इज आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, और 0 -2 का आंसर होगा -2। 3 एज इट इज आएगा, -1 के ऊपर क्यूब आ रहा है, आंसर विल बी -1। 0 -8 हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू +8 बचेगी। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 आएगा, और 0 में से 4 लेस होगा तो -4 बचेगा। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। पहली दो वैल्यूज का प्रोडक्ट -4 आ रहा है, मिडिल 3 वैल्यूज का प्रोडक्ट -24 आ रहा है, और जो लास्ट में हमारे पास दो वैल्यूज हैं इसका प्रोडक्ट आ रहा है -16 के तौर पे। अब हमारे पास जो टोटल वैल्यू बन रही है इन सबको सिंप्लीफाई करके ये है -44। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने -44 के तौर पे कैलकुलेट कर ली है। सबसे पहले हम x1 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा पहला अननोन x1 है। उसके लिए हम एक डिटर्मिनेंट को डिफाइन करेंगे। अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स था उसमें अगर फर्स्ट कॉलम को देखा जाए तो ये सारे के सारे x1 के कोफिशिएंट थे, तो इन x1 के कोफिशिएंट्स को हमने रिप्लेस करवाना है मैट्रिक्स B के साथ, जिसकी एंट्रीज हैं हमारे पास 5, 7 और 8, और बाकी जो आपके दो कॉलम्स हैं वो रहेंगे एज इट इज। तो दो कॉलम्स मैं एज इट इज लिख रही हूँ, 3 1 -1 एंड 4 -2 0। और इस तमाम वैल्यू को मैंने फर्दर डिवाइड करवाना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, जिसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रही हूँ तो 5 लिखना चाहिए। 5 क्योंकि पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है तो A11 के साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। देन वी हैव एंट्री एज 3, इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ, क्योंकि इसकी पोजीशन पहली रो और सेकंड कॉलम में आ रही है। नेक्स्ट वी हैव एंट्री एज 4, इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए A1 फर्स्ट रो यानी, और यहाँ पे मेरे पास थर्ड कॉलम आ रहा है क्योंकि ये एंट्री हमारे पास थर्ड कॉलम में अभी आ रही है। एंड दिस ऑल वैल्यू विल बी फर्दर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको हम -44 के तौर पे कैलकुलेट कर चुके हैं। मजीद इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं। 5 रखेंगे एज इट इज। A11 का फॉर्मूला है -1 raised to the power 1 plus 1 into M11। देन वी हैव 3, A12 का फॉर्मूला है -1 raised to the power 1 plus 2 फर्दर मल्टीप्लाइड बाय M12। देन वी हैव 4, A13 का फॉर्मूला है -1 raised to the power 1 plus 3 फर्दर मल्टीप्लाई बाय M13, और ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड होने जा रही है -44 के साथ। नेक्स्ट वी हैव 5, -1 के ऊपर एक आ रहा है स्क्वायर। M11 का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, तो एंट्रीज हमारे पास बच रही हैं 1 -1 -2 0 के तौर पे। नेक्स्ट वी हैव 3, -1 के ऊपर आ रहा है क्यूब। M12 का मतलब है कि मुझे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने से मेरे पास जो एंट्रीज आ रही हैं वो हैं 7, 8, -2 और 0। नेक्स्ट वी हैव 4, -1 के ऊपर मेरे पास आ रहा है 4, और M13 का मतलब है कि मुझे फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर डिलीट करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यूज बचेंगी वो होंगी 7, 8, 1 एंड -1, और ये तमाम की तमाम वैल्यू फर्दर डिवाइड हो जाएगी -44 के साथ।
नेक्स्ट 5 एज इट इज आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, 0 आ रहा है, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो वो 2 आ जाएगा। 3 एज इट इज आ जाएगा, -1 का क्यूब ले लें, -1 आएगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास 0 आ रहा है, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास -16 आ रहा है। देन वी हैव 4, -1 के ऊपर 4 पावर आ रही है, आंसर विल बी +1। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो -7 आएगा, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट 8 आएगा, और ये सारी की सारी वैल्यू फर्दर डिवाइड हो जाएगी -44 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 1 टाइम्स 5 और 0 -2 का आंसर -2 आ जाएगा। 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा और साथ में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आपके पास +16 बचेगा। देन आउटसाइड वी हैव 4 और फिर हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर आएगा -15। दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय -44। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो बनेगी -10 -48 और -60 के तौर पे, और ये सारी की सारी वैल्यू डिवाइड होगी -44 के साथ। नेक्स्ट हम -10 और -48 को ऐड करेंगे तो -58 आएगा। -58 और -60 का जो सम है वो हमारे पास बनेगा -118, और ये फर्दर डिवाइड हो रहा है -44 के साथ। कटिंग कर लें साइंस की और 2 के टेबल से मजीद कटिंग कर लें तो ऊपर आपके पास 59 बचेगा और डिनोमिनेटर में आपके पास 22 बचेगा। सो ये हमने x1 कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है x2। x2 के लिए भी हम डिटर्मिनेंट को डिफाइन कर देते हैं। अब ओरिजिनल हमारे पास जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स था उसमें हमारे पास जो सेकंड कॉलम था वो x2 के कोफिशिएंट्स को शो कर रहा था, तो इस सेकंड कॉलम को मैं रिप्लेस करवाऊंगी 5 7 8 के साथ, और बाकी आपका जो फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है वो रहेगा एज इट इज। 2 0 4 एज इट इज आ गया और 4 -2 0 एज इट इज आ गया, और इस तमाम वैल्यू को हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं। मैं रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रही हूँ। पहली एंट्री है 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी A11 के साथ। सेकेंड एंट्री है मेरे पास 5, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी A12 के साथ, और थर्ड एंट्री है मेरे पास 4, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी A13 के साथ, और ये तमाम की तमाम वैल्यू डिवाइड हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, जो कि हमने कैलकुलेट किया हुआ है -44 के तौर पे। नेक्स्ट इसमें वैल्यूज प्लेस करके देखते हैं। 2 एज इट इज आएगा। A11 की वैल्यू अगर देखी जाए तो -1 के ऊपर पावर आ जाएगी 1 + 1, इसको मल्टीप्लाई मुझे करना है M11 के साथ। 5 एज इट इज आ जाएगा। A12 का मतलब है -1 × 1 + 2 और मल्टीप्लाई करवाना है M12 के साथ। नेक्स्ट आई हैव 4, -1 के ऊपर पावर आ जाएगी 1 + 3 और मल्टीप्लाई करवाएंगे M13 के साथ, और ये तमाम की जो तमाम वैल्यू है इसको हम फर्दर डिवाइड करवाएंगे -44 के साथ। थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 2 एज इट इज आ जाएगा, -1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। M11 का मतलब है कि मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, सो एंट्रीज मेरे पास 7 8 -2 0 बचेंगी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 5 आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 3 आ रही है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मुझे डिलीट करना है, सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर डिलीट करेंगे तो मेरे पास एंट्रीज बचेंगी 0 4 -2 0 के तौर पे। देन वी हैव 4 के साथ मेरे पास -1 के ऊपर पावर आ रही है 4। M13 का मतलब है कि मुझे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने से मेरे पास एंट्रीज आ रही हैं 0 4 7 8 के तौर पे, और ये तमाम की तमाम वैल्यू फर्दर डिवाइड हो जाएगी -44 के साथ। मजीद इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास 2 आ रहा है, -1 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इट विल बी +1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, या आएगा 0, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो ये आपके पास आ रहा है -16 के तौर पे। 5 एज इट इज, -1 का क्यूब -1 ही रहेगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास आता है 0, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट आपके पास आता है -8 के तौर पे। 4 एज इट इज आ गया, -1 के ऊपर पावर 4 आ रही है, आंसर विल बी +1। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास आता है 0, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट आता है 28 के तौर पे, और ये तमाम की तमाम वैल्यू को हम फर्दर डिवाइड करेंगे -44 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 रह जाएगा,
और ब्रैकेट्स को अगर सॉल्व करें तो 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 16, 16 0 के साथ ऐड होके 16 ही रहेगा। यहाँ से प्लस माइनस माइनस 5 रहेगा और इनसाइड द ब्रैकेट मेरे पास पॉजिटिव 8 आ जाएगा। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 ही रहेगा और 0 में से 28 लेस करेंगे तो माइनस 28 आ जाएगा और ये तमाम वैल्यू फर्दर डिवाइड हो जाएगी माइनस 44 के साथ। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करके इसको मजीद देख लेते हैं। 2 जो है 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 32 बन जाएगा। 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। 28 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 112 आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय माइनस 44 एज इट इज। 32 में से 40 को लेस करेंगे माइनस 8 आएगा। माइनस 8 और माइनस 112 मिलके बनेंगे माइनस 120 और इस वैल्यू को मैंने डिवाइड करना है माइनस 44 के साथ। नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास बचेगा 120 ओवर 44 और अगर हम 4 के टेबल से कटिंग कर लें तो 4 का टेबल 30 टाइम और 4 का टेबल 11 टाइम। तो हमारे पास x2 की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है 30 डिवाइडेड बाय 11 के तौर पे। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे x3 की वैल्यू को। इसके लिए हम एक डिटर्मिनेंट डिफाइन कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स था, जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स था, इसमें जो थर्ड वाला कॉलम है ये x3 के कोफिशिएंट्स को शो कर रहा था जो तीनों इक्वेशंस में मौजूद थे। तो हम इस थर्ड कॉलम को रिप्लेस करवाएंगे मैट्रिक्स बी के साथ, दैट इज 5 7 8 और हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 रहेगा एज इट इज। तो 20431 माइनस 1 एज इट इज आ गया और इस पूरी वैल्यू को हमने फर्दर डिवाइड करवाना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इसको मजीद कैलकुलेट करके देख लेते हैं। रो 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो मेरे पास पहली एंट्री 2 आ रही है और 2 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए A1 1 के साथ क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रही है। नेक्स्ट मेरे पास जो एंट्री आ रही है वो 3 है। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा A12 के साथ। नेक्स्ट एंट्री आई हैव इज 5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा A13 के साथ और इस पूरी की पूरी वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसका आंसर हमने -44 निकाला हुआ है। वैल्यूज प्लेस करते जाते हैं 2 एज इट इज। A11 का मतलब है कि नेगेटिव 1 के ऊपर आपने 1 प्लस 1 रखना है, साथ में M11 से मल्टीप्लाई करना है। A12 का मतलब है कि नेगेटिव 1 की पावर आ जाएगी 1 प्लस 2, फर्दर मल्टीप्लाई होगा M12 के साथ और लास्टली A13 का मतलब है नेगेटिव 1 की पावर 1 प्लस 3 और साथ में मल्टीप्लीकेशन हो रही है M13 के साथ और ये जो सारी की सारी वैल्यू है ये फर्दर डिवाइड हो रही है -44 के साथ। अब नेक्स्ट हम इसको मजीद कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2 एज इट इज आ जाएगा। नेगेटिव 1 के ऊपर आ रहा है स्क्वायर और M11 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है तो आपके पास एंट्रीज होंगी 1 -1 7 8। नेक्स्ट वी हैव 3। नेगेटिव 1 के ऊपर आपके पास आएगा 3। M12 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है तो आपके पास एंट्रीज होंगी 0 4 7 8 और फिर हमारे पास 5 आ रहा है। नेगेटिव 1 के ऊपर पावर आ रही है 4 और M13 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है तो मेरे पास एंट्रीज बचेंगी 0 4 1 -1 और ये तमाम की तमाम वैल्यू जब सिंप्लीफाई हो जाएगी तो तब हम इसको डिवाइड करवाएंगे -44 के साथ। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 2 एज इट इज आएगा। नेगेटिव 1 का स्क्वायर होगा +1। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास आता है 8 माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास बन रहा है -7 के तौर पे। +3 एज इट इज आ रहा है। नेगेटिव 1 का क्यूब नेगेटिव 1 ही होगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास रिजल्ट आता है 0 माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो आंसर आता है 28। देन वी हैव 5। नेगेटिव 1 की पावर 4 लें तो आंसर +1 आएगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें तो 0 आता है, माइनस नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें तो 4 आता है। दिस होल वैल्यू इज फर्दर डिवाइडेड बाय -44। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आएगा और इस 2 को फर्दर मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 प्लस 7 के सम के साथ। देन वी हैव प्लस माइनस -3। 0 में से 28 लेस करेंगे वी विल गेट -28। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 आएगा। 0 में से 4 लेस करेंगे -4 होगा और ये तमाम की तमाम वैल्यू डिवाइड हो जाएगी -44 के साथ। इसको मजीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई होने जा रहा है 15 के साथ और यहाँ से मेरे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 28 का अगर प्रोडक्ट ले लें तो मेरे पास आता है आंसर यहाँ से 84 के तौर पे और +5 और -4 का प्रोडक्ट ले लें तो आंसर मेरे पास बनता है -20। दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय
-44 और इस तमाम वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट बनता है +94, डिनोमिनेटर में आ रहा है -44 और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई कर लें और 2 के टेबल से कटिंग कर लें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बचेगा -22 और अप साइड हमारे पास आ जाएगा 47। तो x3 की मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली एज -47/22।